क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज है 8 मार्च यानी कि वर्ल्ड वीमेन डे। और आप लोग को, सभी महिलाओं को, सभी एक गृहिणी को, एक माँ को, एक बेटी को, एक बहन को, सबको सादर सादर प्रणाम। आप लोग की वजह से जो है पूरी दुनिया है और आप लोग को सलाम है। ठीक। और जो है आज जो भी हम लोग का 8 मार्च को 2022 को जो भी हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करेगा, ठीक, तो उसमें महिलाओं के लिए जो है 15% का डिस्काउंट रहेगा। सिर्फ 8 मार्च के लिए है ये, ठीक है। तो इसमें आगे नहीं रहेगा। और जो भी हमारे भाई बंधु हैं उनको लेना है तो 10% का डिस्काउंट रहेगा। सिर्फ 8 मार्च को वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वीमेन डे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और कोई डाउट है तो 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज की जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला जो टॉपिक है वो है टाइगर डेंसिटी संबंधित, यानी कि बाघ घनत्व। किसी भी एरिया में, ठीक है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहां पर टाइगर की कितनी जो है डेंसिटी या घनत्व रहेगा, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे मेनली। एक तो उसका फूड, यानी कि उसका प्रे, हिरण विरण मतलब खाने के लिए उसके लिए क्या है, और दूसरी जगह, ठीक है ना, स्पेस। मतलब कि ऐसा तो नहीं कि बहुत ही कम जगह, अब 10 बाई 10 के कमरे में तो टाइगर नहीं रहेगा। तो कितनी, कौन सी जगह है और क्या उसका जो है फूड है। फूड जो इस पे डिपेंड करेगा कि भाई साहब किस तरीके के जो है टेरेन में कोई रह रहा है। जैसे तराई एरिया जो होता है वहां पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होती है, तो वहां पे फूड भी टाइगर के लिए ज़्यादा है। ठीक। वैसे ही अगर वेस्टर्न घाट में देखोगे तो कम है, तो वहां पे जो है आपका तराई के कंपैरिजन में, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि बताइए ये टाइगर घनत्व जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो तराई में होता है। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और उसके बाद कौन सा होता है, तो वेस्टर्न घाट में या फिर ड्राई डेसिडुअस में, इस तरीके से। यहाँ पर जो शोध हुआ है वो शोध हुआ है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो सुंदरबंस है इंडिया और बांग्लादेश वाला, ठीक, तो वहां पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उसमें जनघनत्व बहुत ही कम हो गया है। और जो कम हो गया है क्यों? क्योंकि जो सुंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, वैसे भी वहां पे बाघ ज्यादातर होते नहीं, लेकिन सुंदरबंस में हैं। ठीक है, तो वहां पे वैसे भी दो प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में, 100, 10 नहीं, एक नहीं, 100 स्क्वायर किलोमीटर में 2 3 4 टाइगर इतने ही होते हैं सुंदरबन में। और अब जो है चूंकि इतनी वहां पे अच्छा कंजर्वेशन हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां की मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो कैरिंग कैपेसिटी है, टाइगर को कितना रख सकते हैं फूड और स्पेस के अनुसार, वो उससे ज़्यादा टाइगर वहां पर हो गए हैं। ठीक, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई बार ये लोग बाहर निकल जाते हैं फॉरेस्ट एरिया से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मानव वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, फूड, भोजन और स्थान की उपलब्धता प्राथमिक कारण होते हैं कि जंगल में कितने भाग हो सकते हैं। तराई शिवालिक जो हैबिटेट है, जैसे आप लोग पता है कि आपका हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, जो ये 3 होते हैं श्रेणियां हिमालय की, तो उसमें शिवालिक के बाद में जैसे ही आप प्लेन्स की तरफ बढ़ते हो तो तराई क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में भाई साहब 10 से 16 टाइगर जो है प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ठीक, तो इसमें एक, अगर आप ध्यान से समझो तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे, तराई क्षेत्र में हो सकता है। उसके बाद आपका देखा जाए तो नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट में देखा जाए तो 7 से 11। ठीक, वहीं आपका जो है ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में देखा जाए, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, तो वहाँ पे 6 से 10 टाइगर। तो इस तरीके से ड्राई डेसिडुअस यानी कि शुष्क पर्णपाती हो गया, तो ये सब इसमें कम है। और सुंदरबन में तो भाई साहब इंडिया और बांग्लादेश ने ज्वाइंट स्टडी भी करी थी 2015 में, तो 2.85 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पाया गया था। ठीक, और अभी जो है ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट जब 2018 की इंडिया ने करी थी खुद से अलग, तो उसमें 4 टाइगर जो है प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर में पाए थे। तो सबसे कम भाई साहब कहाँ हुआ? सबसे कम हुआ सुंदरबन। फिर उससे ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद आपका जो है ड्राई डेसिडुअस कान्हा साइड में। ठीक, फिर उसके बाद, क्योंकि रिपोर्ट में आया है और वाइल्ड लाइफ इंडिया से है ना ये रिपोर्ट का, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, तो पूछ सकता है भाई साहब, बिल्कुल। ठीक, ड्राई हो पहले तो हो गया आपका सुंदरबन, फिर ड्राई डेसिडुअस हो गया,
शुष्क पर्णपाती, फिर आपका वेस्टर्न घाट्स हो गया, और सबसे ज़्यादा जो है तराई, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है, सॉरी ये उल्टा बन गया है, सबसे ज़्यादा तराई होगा, फिर उसके बाद जो है वेस्टर्न घाट्स होगा, फिर उसके बाद जो है आपका ड्राई डेसिडुअस होगा, फिर सुंदरबन। ठीक, कभी कभार ऐसा आता ना, बताइए प्रोडक्टिविटी कहाँ है ज़्यादा, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्टडी है वो ये बताती है कि 3 से 4 टाइगर हो सकते हैं सुंदरबन में, और करीबन वहाँ पे 88 टाइगर हैं इस समय। तो और वहाँ पे जो एरिया है वो कितना है, 2313 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक, सुंदरबन में 2018 के हिसाब से। तो इसकी वजह से वहाँ वहाँ का जो है सेचुरेशन पॉइंट जो है पहुँच गया है, ठीक है ना, और मैंग्रोव डेल्टा के अनुसार जो है संतृप्ति बिंदु पे आ गया है। अब यहाँ से जो है, क्योंकि उसके बाद फूड नहीं है, तो शेर जो है बाहर निकलेगा तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित है, यूएन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। देखो, संयुक्त राष्ट्र मानवीय गलियारे। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तब जो है यूक्रेन ने मना कर दिया है। ठीक है, यूक्रेन ने मना कर दिया है रशिया के साथ में ये जो मानवीय गलियारा है इसको फॉलो करने के लिए। होता क्या है कि यूएन बीच में जो है मध्यस्थता करता है। ठीक, जो भी पार्टियां हैं, जो लोग लड़ रही हैं, जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में, और फिर दोनों की रजामंदी होनी चाहिए, तब जो है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया जाता है गलियारा, जिसमें कि जो एक तरीके का डीमिलिटराइज जोन होता है। यहाँ पे दोनों ही कंट्रियों की, या जितनी भी कंट्री हैं, उनकी जो है कोई मिलिट्री होती नहीं है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो भी सिविलियन हैं तो उनको राशन, पानी, जो भी जरूरत की चीजें हैं मानवता के लिए, मेडिसिन, ये सारी चीज़ें उसके थ्रू दी जाती हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी ये होता है कि भाई साहब इसके तले हो, ये भी हो सकता है कि भाई साहब कोई स्मगल कर रहा हो वेपन का, या फिर पैसे का, या फिर ये सब तो होता भी है उसका। खैर, ये मैंने कंटेंट पहले बनाया था, लेकिन बाद में जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था तो ये न्यूज़ आई भाई साहब कि यूक्रेन ने मना कर दिया। उसने कहा कि इट्स अ जोक, रशिया जो है ह्यूमैनिटेरियन इतना जो है गिराने के बाद गोला बारूद और फिर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए राजी हो रहा है, इट्स अ जोक। ठीक, तो उसने मना कर दिया है, तो अब इस तरीके की चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है। ज़्यादातर यूनाइटेड नेशन जो है ये नेगोशिएट करता है बीच में। ठीक है, खाद्य आपूर्ति, बिजली, पानी से कर, तो उन लोग के लिए इसमें मदद करी जाती है सिविलियंस के लिए। और जो है ये यूएन ऑब्जर्वर, एनजीओ जर्नलिस्ट भी जाते हैं पूछने भाई साहब की वॉर क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें समझने के लिए। वेपन स्मगल, फ्यूल, इन सब के लिए भी होता है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म भी है कि लोग क्या है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, और फिर धीरे धीरे जो है चुपचाप अपना काम जो है मतलब निकाल लिया, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। डीमिलिटराइज जोन होता है, स्पेसिफिक एरिया में होता है कि भाई साहब इस एरिया में होगा, इस समय होगा। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, वेपन्स यूज्ड इन रशिया यूक्रेन वॉर। देखा गया है कि जैसे सीडीएस और इन सब एग्जाम में, या सीएपीएफ के एग्जाम में तो भाई पूछ ही सकता है। ठीक, डिफेंस और सिक्योरिटी इशू से संबंधित है ये क्वेश्चन। वैसे भी यूपीएससी और यूपीपीएससी और बीपीएससी ये सब लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ मिसाइल का नाम या फिर कुछ जो है S-400 पूछ लेंगे। जैसे अभी तो मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए क्या वेपन यूज़ किए हैं भाई साहब रशिया ने यूक्रेन वॉर में, तो वो चीज़ें आप देख लेते हैं। यूक्रेन ने भी क्या वेपन यूज़ किए हैं। ठीक, तो देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ नाम बताऊंगा कौन कौन से हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइल यहाँ पे यूज़ करी गई है मिसाइल, और इस्कैंदर मिसाइल का उपयोग किया गया है। इस्कंदर, ठीक, 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। इसके अलावा जो है रशिया ने ग्रेड यानी हेल ओला होती है ना, ओला, और स्मर्च यानी कि टॉर्नेडो और उरैगन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स का उपयोग किया है। ठीक, सिर्फ देखो इसीलिए ये एनोटेटेड वाली मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा पेड ग्रुप में, जिसमें कि आपको आसानी रहे, सिर्फ जो चीज़ जरूरत की है, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। वीडियो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं वैल्यू एडिशन बताता हूँ। लेकिन ये फिर आपको पीडीएफ ये जो मिलेगी एनोटेटेड, जिसमें मैंने मार्क कर रखा है, इससे रिवीजन आपका आसानी से हो जाएगा जल्दी से। ठीक, और इसके अलावा जो है इन्होंने सोवियत ने कई सारे आर्टिलरी यूनिट का भी यूज़ किया, जिनके नाम फ्लावर पे रखे गए हैं। ठीक है, मतलब फ्लावर, लेकिन भाई जो है फ्लावर बना देते हैं सामने वाले का। तो पहला तो पियोनी है, हेयासिन है। हेयासिन आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना? जलकुंभी का नाम सुना है आपने? जो तालाबों में जो है वाटर हेयासिन जो है खेल हो जाते हैं, चोक कर देते हैं, तो वो वही है ये जलकुंभी। अकैसिया, ठीक, सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर हैं सारे सारे, इसको भी किया है इन्होंने यूज़। और यूक्रेन मिलिट्री ने एक जो है बायरैक्टर
ड्रोन का उपयोग किया है, बैरक्टर ड्रोन, जो कि टर्की ने दिए हैं, क्योंकि यूक्रेन का अलग से एक चीज दिया गया है, इसलिए पूछ सकता है। बैरक्टर ड्रोन का उपयोग यूक्रेन मिलिट्री ने किया है, जो कि टर्की ने दिया है, उसको ये ध्यान रखना। ठीक, इसके अंदर मिसाइल इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए कितना बढ़िया, खाली एक आदमी आराम से बैठ के इसने ये मिसाइल जो है लॉन्च कर दी। खैर, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हंसा एनजी। इसके संबंधित हम लोग करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं पहले, अगर आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है हंसा एनजी। किस लिए यूज होता है भाई साहब? एयर में जो पायलट है उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। कम जो है खपत लगती है इसमें, हल्का भी विमान है, सस्ता भी पड़ता है, फ्यूल कम खाता है, अच्छा है, भारत में ही बना हुआ है। इसका नाम है हंसा एनजी। भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है ये। इसको बनाया किसने? CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, बैंगलोर में। ये जो संस्थाएं आती है ना, इनकी लोकेशन जरूर देखा करिए, क्योंकि UPPCS ये सब लोग स्टेट PCS वाले एग्जामिनेशन में पूछता है। ठीक, और इसका जो है सफल सी लेवल ट्रायल अभी पुदुचेरी में कंप्लीट हो गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फ्लाइंग ट्रेनर पावर्ड बाय रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन है। कौन सा इंजन यूज हुआ है? रोटेक्स डिजिटल कंट्रोल इंजन का यूज हुआ है। और इसमें यूनिक फीचर है जैसे कि JIPREG, जस्ट इन टाइम प्रेप रैग। ठीक, ये सारी चीज़ें इतनी है वो नहीं है इंपॉर्टेंट। CSIR ने बनाया है, NAL ने बनाया, जो कि बैंगलोर में है, और ये इंडियन फ्लाइंग क्लब के लिए बना हुआ है। ठीक, आइडियल है, एयरक्राफ्ट है, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग के लिए। आप लोग सुना होगा कि भाई साहब वो भैया तो कमर्शियल पायलट बनने गए हैं, तो होता कुछ उसमें कुछ नहीं है, आपको पैसा देना पड़ता है 30-35 लाख रुपए। ठीक, आपको फिर वो कमर्शियल पायलट का जो है लाइसेंस मिल जाता है। जब थोड़ा उड़ा लोगे तो उन सब में जब कमर्शियल पायलट के लिए ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी तो एक कुछ चाहिए होंगे ना एरोप्लेन, तो वहीं वाले ये हंसा एनजी जो है वो लोग क्लब खरीदेंगे। लो कॉस्ट है, लो फ्यूल भी कंजम्पशन है। ठीक, अब ये मैं पूछना 1 लीटर में कितना चलती है। खैर, तो ये जो है 80 नंबर तो लेटर ऑफ इंटेंट भी इनको मिल चुका है, मतलब 80 लोग खरीद रहे हैं इसको, 80 क्वांटिटी। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। अगेन ये वाला टॉपिक है हमारा इंडिया बांग्लादेश रूट। आप लोग को याद है, ये हम लोग ने पढ़ा था कि जो है इंडियन ये वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1 जो आपका गंगा रिवर पे है, इससे होते हुए बांग्लादेश के थ्रू हम लोग आसाम में जो है अनाज भेज रहे हैं, याद है कि नहीं? और वहां पे वाटरवे 2 यानी ब्रह्मपुत्रा पे जो है जाएगी। ठीक, पटना से पांडु, ये एक हम लोग ने पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये मार्च के महीने में पहुंच जाएगा। ठीक है ना? तो ये एक्चुअली क्या है, टेलीग्राम पे आप जाके जो मेन चैनल है हमारा उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जाके आप सर्च भी कर सकते हो। आप मान लो इस तरीके से इसको सर्च करोगे कि फूड ग्रेन या पटना से पांडु करके, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसमें टेलीग्राम में डाल दूंगा, जिससे आप लोग को आसानी हो जाए, ताकि जो करंट अफेयर के टॉपिक है इसीलिए मैं मेंशन करता हूँ, ताकि बाद में कभी आपको मान लो इसका रिवाइज करना है तो आप वहाँ से सर्च करके देख सकते हो। तो अभी जो है ये वही था, 25 शायद दिन में पहुँचना था, अब ये पहुँच गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो भैया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे जो है और आयुष, इन्होंने पहला जो है वोयाज भेजा था फूड ग्रेन का, ठीक, खाद्यान्न का जो है पटना से पांडु बांग्लादेश के थ्रू। ठीक है, तो गुवाहाटी में पहुंच गया है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने MV लाल बहादुर शास्त्री को भेजा था, सेल्फ प्रोपेल्ड है ये। 200 मैट्रिक टन फूड ग्रेन भेजा गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बताइए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, और ये पटना से पांडु पहुंच चुका है बांग्लादेश के थ्रू। ठीक, इसमें जो प्लानिंग की गई थी कि फिक्स शेड्यूल था, नेशनल वाटरवे 1 गंगा से ब्रह्मपुत्रा नेशनल वाटरवे 2 तक गया ये। ठीक, बांग्लादेश से होते हुए इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट आसाम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होने वाला है। और जो वेसल है जिसने चालू किया था, पटना से अपनी जर्नी चालू करी थी, और वाटरवे 1 रिवर गंगा से, फिर ये भागलपुर, मनिहारी, साहिबगंज, फरक्का, त्रिवेणी, कोलकाता, हल्दिया, हेमनगर, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, खुलना, ये सब वहाँ पे बांग्लादेश में, सिराजगंज, चिलमारी, और फिर वाटरवे 2 से धुबरी, जोगी, गोफा। ठीक, और ये डिस्टेंस इन्होंने 2350 किलोमीटर का कवर किया है। अब एक और वेसल जो है MV राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, जिसमें कि 2 बार्जेस हैं, कल्पना चावला जी और APJ अब्दुल कलाम जी। उन्होंने अपना वोयाज चालू किया है हल्दिया से। ठीक, 17 फरवरी 2022 से वो भी पांडु पहुंच रहा है। ठीक है ना, ये हल्दिया चला, पिछले वाला पटना चला था, तो कौन सा बताइए ज़्यादा वेस्ट में है, हल्दिया वेस्ट में है कि पटना वेस्ट में है, एक दूसरे के। ठीक है, का एक छोटा सा सीसेट क्वेश्चन हो गया ये।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज से संबंधित। देखिए फूजोबैक्टीरियम न्यूक्लियोटम, फूजोबैक्टीरियम न्यूक्लियोटम, अभी रिसर्चर जो थे ACTREC टाटा मेमोरियल सेंटर पे, उन्होंने कहा कि ये बैक्टीरिया जो है फ्यूजोबैक्टीरियम न्यूक्लियोटम, ये ओरल ट्यूमर्स में भी पाया गया है। ठीक, जो कि पहले लगता था कि सिर्फ ओरल कैविटी में ही है ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो ये ओरल ट्यूमर में ये बैक्टीरिया पाया गया काफ़ी ज़्यादा संख्या में, मात्रा में, और ओरल कैविटी के कंपैरिजन में हेल्दी इंडिविजुअल्स में। ठीक है ना, तो ये एक चीज़ है। और बस इतना समझ लीजिए कि ये है क्या, फ्यूजोबैक्टीरियम ओरल उससे संबंधित है। और ये जो कोलोरेक्टल कैंसर जो होता है उसमें जो है काफ़ी बड़ा पाइवटल रोल जो है प्ले करता है, जहाँ पर इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या डिजीज़ कितनी फैलेगी, या जो पेशेंट है उसके ऊपर कीमोथेरेपी की जाएगी तो कितना मददगार हो सकता है, ये सब जो है ये इस बैक्टीरिया के प्रेजेंट होने पर जो है निर्धारित करता है। ठीक, तो उसी प्रकार से सिमिलर रोल जो है फ्यूजोबैक्टीरियम ओरल कैंसर में भी करता है, जो कि पहले हम लोग को नहीं पता था। ठीक, इस बैक्टीरिया के प्रेजेंस जो है वो इंडियंस में भी देखा गया, कोकेशियन ओरल कैंसर पेशेंट में भी देखा गया। कोकेशियन जो अंग्रेज उधर साइड के होते हैं, कोकासाइड जो रेस है उसमें, और विद हाइयर इंसिडेंस अमंग इंडियन पेशेंट में ज़्यादा है। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है कि अगर भाई साहब ये वाला बैक्टीरिया है ओरल कैंसर पेशेंट पॉजिटिव जो है जिसमें फ्यूजोबैक्टीरियम प्रेजेंट है, तो उसमें HPV इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक, मतलब फ्यूजो है तो भाई ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे के। ठीक है, मतलब तो HPV नहीं होगा, HPV होगा तो फ्यूजन नहीं होगा, ये वाली चीज़ है। तो ये भी मतलब पहले हमें नहीं पता था, ये भी एक परस्पर अनन्य तरीके से मौजूद हैं। ठीक, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन क्या होता है बताइए, ये वायरस से संबंधित है और ये बैक्टीरिया। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 जनरल स्टडीज, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखिए दीपक धार, ठीक है ना, दीपक धार ये साइंटिस्ट हैं भाई साहब, वो पहली बार इनको जो है बोल्ट्जमैन मेडल मिल रहा है भारत की तरफ से, पहली बार किसी को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दीपक धार नाम है इनका, और इन्होंने जो अपनी जो ये फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने अपना जो कार्य किया था स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, ठीक, सांख्यिकी भौतिकी में C3, तो उसमें जो है इनको ये बोल्ट्जमैन मेडल दिया जा रहा है। इसमें कई सारे रोचक फैक्ट हैं, बताता हूँ एक एक करके। देखिए ये दीपक धार फिजिसिस्ट हैं, ठीक, कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च पुणे में। ठीक, इनको बोल्ट्जमैन मेडल मिल रहा है, और इस मेडल को देता है कौन, C3 यानी कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स। इतना याद रहेगा। ठीक ठीक, एक दो बार पढ़ोगे याद आ जाएगा। तो बोल्ट्जमैन मेडल जो याद रखना। अच्छा, बोल्ट्जमैन मेडल भाई साहब यूनिकनेस ये है, दिया उसी को जाता है जिसको नोबल प्राइज ना मिला हो। ठीक है ना, तो अगर नोबल प्राइज मिला होगा तो बोल्ट्जमैन मेडल नहीं मिलेगा, ये भी एक चीज़ है। और ये चूज किया गया है अवार्ड जब भी कोई जो है सांख्यिकी भौतिकी में अगर अपना कंट्रीब्यूशन देता है, और इंक्लूडिंग यूनिवर्सल लॉन्ग टाइम रिलैक्सेशन इन डिसऑर्डर्ड मैग्नेटिक सिस्टम, ये कई सारी चीज़ें बोल वाली चीज़ें, इतना नहीं पूछेगा, तो उसको जो है बोल्ट्जमैन अवार्ड दिया जाता है। पहले इंडियन है भाई साहब जिनको ये दिया जा रहा है, जब से 1975 से ये अवार्ड चालू हुआ तब से। ठीक, विद नोबल laureate KG विल्सन बीइंग द फर्स्ट रेसिपिएंट। ये पहले थे KG विल्सन जिनको पहली बार मिला था 1975 में, और तब से आज तक भारतीय किसी को भी नहीं मिला था। दीपक धार नाम याद रखना। ठीक, तो ये चीज है, और ही शेयर्स द प्लेटफॉर्म। इनके साथ में किसको और दिया जाएगा, दो लोग को दिया जाता है। ठीक, तो हमारे भारत से हैं दीपक धार जी, और दूसरे कौन है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जॉन जे हॉफील्ड। इन्होंने इन्वेंशन किया है न्यूरल नेटवर्क के ऊपर, तो उसके लिए इनको दिया जा रहा है। ठीक, ये एक गिल्डेड बोल्ट्जमैन मेडल होता है जिसमें कि लुडविग बोल्ट्जमैन का इंस्क्रिप्शन होता है। ठीक, शिलालेख की तरह लिखा होता है, और ये दो साइंटिस्टों को दिया जाता है। विल बी प्रेजेंटेड द मेडल एट द स्टैटफिज 28 कॉन्फ्रेंस में, जो कि 7 से 11 अगस्त टोक्यो 2023 में होगी, 2023 में। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में किया गया है, और वंस इन 3 ईयर दिया जाता है इन द लास्ट 47 ईयर्स। ठीक, 1 या 2% को दिया जाता है, 3 साल में एक बार दिया जाता है। 1 या 2% को दिया जाता है भाई साहब, जिसको नोबल प्राइज मिला उसको नहीं दिया जाता है। तो उस पर ऊपर भी क्या था, जिसमें HPV होगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, उसको जो है फ्यूजोबैक्टीरियम नहीं होगा न्यूक्लियोटम।
ठीक, तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये वाला भी हो गया, बोल्ट्जमैन अवार्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू नोबल प्राइज। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इस वन जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि न्यायिक प्रक्रियाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये हम लोग ने पीछे पढ़ा भी था, क्योंकि बजट का हमने वीडियो ऑलरेडी पूरा कवर कर रखा है, उसकी पीडीएफ भी हम लोग दे चुके हैं। वी आर नॉट वेटिंग फॉर अदर्स। ठीक, अब हाँ, हम लोग की वीडियो से कई लोग बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर क्या है कि बजट सेशन में पार्लियामेंट लॉ मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा था कि हम फेज 2 चालू कर रहे हैं ई कोर्ट, ठीक है ना, जिसमें कि सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कोर्ट की जो भी प्रक्रियाएं हैं उनको सब कुछ जो है आपका इंटरनेट से जोड़ें, उनको जो ऑनलाइन करें ताकि जल्दी हो, क्योंकि हमारे यहाँ डिले बहुत है। 3 करोड़ जो है पूरी हमारे न्यायालय में जो है फंसे हुए हैं केसेस, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। और ये कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस बरीड, या फिर इसको ऐसे बोलेंगे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एंड जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। ये भी एक पूरा एक ये होता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डिले काफ़ी है, इसलिए तो हम लोग इसको आईसीटी के जरिए तेज करने की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब 2015 से ये तो फेज 2 चला आ रहा है, अब हम लोग और ज़्यादा बड़ी चीज़ करना चाह रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि जो जजमेंट दिए जाते हैं भाई साहब, जजमेंट दिए जाते हैं, उसके बैक एंड पे जो भी काम होता है, जैसे जज बैठ के फिर जजमेंट दे रहा हो तो सही है, बैक एंड पे जो काम होता है उनका तो ऑनलाइन समझ लो एक तरीके से कुछ कुछ हो गया है, लेकिन जो जजमेंट है उसमें भी वो मदद कर सके, जैसे कि मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर तो भाई साहब जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी, दक्षता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कोशिश की जा रही है। ठीक, जुडिशियल डोमेन में इसको डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी बनाई है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था ये। ठीक, और उसमें उन्होंने जो है ये मेनली आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, जिसमें कि जुडिशियल डॉक्यूमेंट को वो ट्रांसलेट कर लेता है, उस पर लीगल रिसर्च असिस्टेंस करा देता है, प्रोसेस को ऑटोमेट करता है। कई सारी फर्म जो है इसमें काम भी कर रही हैं, जिसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट प्रोनाउंसमेंट सबको उसके पास पहले से लिखी हुई है, फिर जो नया केस आएगा उससे समझेगा कि फिर पीछे वाले से मैच करके कहीं से हम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे रिजर्वेशन से बात संबंधित आई तो सीधे उसके पास इंदिरा सोहाने का जिक्र आना चाहिए, जैसे हम लोग क्या आता ना दिमाग में, तो वैसी बुद्धिमत्ता दिमाग में उसके भी आना चाहिए, रोबोट के या फिर जो भी सॉफ्टवेयर है। तो उसी तरीके से एक मुंबई बेस्ड रिवरस नाम से एक लीगल टेक फर्म है, उसने मशीन लर्निंग एप्लीकेशन बनाई है जो कि कई सारे जो केसेस होते हैं उसमें पेरूज करती है, उनको समझती है और फिर जो है उसके केसेस जो भी उससे संबंधित हैं या फिर सिमिलर हैं उनको ढूंढती है, फिर ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कुछ कुछ जो है जजमेंट देने की कोशिश करती है कि भाई साहब इसमें ये होना चाहिए। तो कितनी बड़ी बात है यार, मतलब गजब, मतलब लेकिन इससे जो है जो ह्यूमंस हैं, जो नए नए एडवोकेट हैं, उनकी नौकरी खा जाएंगे, देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा एक इशू है, जॉब्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर इंडस्ट्री 4.0 जो एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इसके ऊपर जो है डेवॉस में हुआ भी था कुछ साल पहले, तो उसमें जॉब्स खा जाएंगी क्या ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है ना, भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी देखने वाली बात होगी। मेंस के लिए ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। ठीक, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कोविड-19 पेंडेमिक हुआ तो भाई साहब ई फाइलिंग बढ़ी, क्यों? क्योंकि भाई सब कुछ बंद था, तो सब कुछ वर्चुअल हियरिंग ही हो रही थी, ऑनलाइन ही सब कुछ कर रहा था। ठीक, तो अभी तक जब से लॉकडाउन हुआ 2020 में और 8 जनवरी तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो दुनिया का ग्लोबल लीडर बन गया, जिसने वर्चुअल हियरिंग करी है 1,81,909। तो इतनी ज़्यादा किसी भी दूसरी कंट्री में पूरी दुनिया में नहीं करी। ठीक, और बट द यूज़ ऑफ ML, अभी जो मशीन लर्निंग का जो काम है वो हमारे यहाँ बैक एंड वर्क पे होता है, उसको ऑटोमेट कर रहा है। ठीक, फ्रंट एंड पे डिसीजन मेकिंग टूल की तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है। ठीक, दो यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर का नाम बताना चाहूँगा, बिल्कुल रट लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। नाम है सुवास और सुपेस। ठीक, सुवास क्या है ध्यान से समझिएगा, ये एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है, भाषा शिक्षण एप्लीकेशन है जो ट्रांसलेट करता है जजमेंट्स को, तमिल में है, हिंदी में हो गया, हिंदी में इंग्लिश में हो गया, इस तरीके से। ठीक, लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन सुवास, और दूसरा है सुपेस। सुपेस क्या होता है भाई साहब, ये ड्राफ्ट कर सकता है लीगल ब्रीफिंग। भाई साहब आपने कोई चीज़ बताई कि भाई साहब रेंट एग्रीमेंट, मान लो आप कहीं गए, आपने नए रेंट पे गए, तो वो आपका रेंट का एक एग्रीमेंट पूरा तैयार कर देगा, समझ रहे हो? तो मतलब इट्स वेरी वेरी नाइस। तो कंप्राइज द इनिशिएटिव बीइंग
अंडरटेकिंग द इंडियन जुडिशरी एज अ पार्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो फ्रंटियर वाली जो टेक्नोलॉजीज होती हैं आने वाले टाइम में, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगने वाला, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित है। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 भाई साहब किसने निकाला है? ये निकाला है वी डेम इंस्टीट्यूट ने। और डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 का जो थीम था वो था ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक, ऑटोक्रेटाइजेशन मतलब कि जो है डेमोक्रेसी ना होना, एक किसी एक की जो है वो चल रही है, सरकार टाइप से चल रही है। ठीक है, मतलब किसी एक व्यक्ति की जो है भयंकर उसी का बोलबाला होना, जैसे कि पुतिन को बोला जा रहा है, तो वैसे ही है ये। ठीक, अच्छा, इसमें भारत की रैंकिंग बड़ी बेकार आई है और इसने भारत को भाई साहब डेमोक्रेसी ही नहीं बताया है, पहली बात तो। ठीक है, वी डेम वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी करके इंस्टीट्यूट है, स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग का है। इसकी एक एनुअल रिपोर्ट आती है, देखो इस पे मैं जो है इसीलिए एनोटेशन वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क कर दिया, तो अब आपका दिमाग इस पे जाएगा। हो सकता है कि आप पढ़ने में इसको भूल जाएं, नहीं, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाइनियल होता तो, या फिर वहां पे क्वेश्चन में अगर उसने बाइनियल पूछा, आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया है, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यहीं पे खेलता है वो। ठीक, तो एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट है। इस स्टडी का नाम था डेमोक्रेसी रिपोर्ट ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक, रिपोर्ट को 4 रिजीम में इन्होंने बांटा है। ठीक, ऑन द स्कोर इन द लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। ठीक, इस रिपोर्ट के अंतर्गत एक सूचकांक है जिसका नाम है लिबरल, उदारवादी लोकतांत्रिक सूचकांक हिंदी में। तो ये लिबरल डेमोक्रेसी पहला एक रेजिम है। दूसरा क्या है? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्शन होता है फिर डेमोक्रेसी है। फिर तीसरा है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, मतलब इलेक्शन तो होता है लेकिन फिर भी एक ही की चल रही है। और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी, मतलब कुछ होता ही नहीं इलेक्शन, जो बस है वही उसी की चल रही है। ठीक, इंडिया की रैंकिंग 100 जो है 179 कंट्रीज में से 93rd है भाई साहब। ठीक, एलडीआई पे। ठीक, तो अगर मान लो ये पूछ लिया उसने कि लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स जो है कौन निकालता है, तो ये आपका वीडेम इंस्टीट्यूट आ जाएगा आंसर। ठीक, जो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है एवरेज ग्लोबल सिटीजन की 2021 में वो घटी है और घट के 1989 लेवल पे पहुंच गई है। और जो भी डेमोक्रेसी बढ़ी थी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, यानी कि जब ये यूएसएसआर का विक्टन हो गया था, वो भी कुछ अभी इधर के सालों में जो है इरोड हो गई, मतलब कम हो गई डेमोक्रेसी, मतलब कम हुई है एक तरीके से। इन्होंने ये कहा है कि 15 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे जो है लोकतांत्रिक लाभ जो है बढ़ा है, वहीं 32 डबल कंट्री ऐसी हैं जहाँ पर ऑटोक्रेटाइजेशन बढ़ा है, निरंकुशता बढ़ी है, एक ही व्यक्ति का बोलबाला बढ़ा है। ठीक, यहाँ पे इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो इन्होंने वन ऑफ द टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजर्स में इनको जोड़ा है इंडिया को। ठीक, वेरिएंट ऑफ डेमोक्रेसी की तरह इन्होंने बोला कि इंडिया एक ऑटोक्रेसी है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, इलेक्शन तो होता है लेकिन एक एक चल रही है, डेमोक्रेसी है ही नहीं। 93rd रैंकिंग है इसके, खैर देखिएगा कड़ी निंदा हो जाएगी और हटा दिया जाएगा, इसको हम नहीं मानते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन इज टॉक्सिक पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है वो मतलब गलत, मतलब ऐसा ध्रुवीकरण कर देना कि जो है एक का बोलबाला हो रहा है, दूसरे से नफरत हो रही है, तो वैसी चीज़ है। डोमिनेंट ट्रेंड है ये 40 कंट्रियों में, भारत की सिर्फ नहीं बात हो रही, 40 कंट्रियों की बात हो रही है, एज अपोज टू 5 कंट्री था पहले ये। ठीक, टॉक्सिक पोलराइजेशन 2011 में। ठीक, सूचकांक है, पूछा जाता है इंडिया की, काफ़ी इसमें इन्होंने गलत वो मतलब अच्छी रिपोर्ट नहीं दी है, तो मे भी पूछ सकता है, तो पढ़ लीजिएगा। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी इशू से हमारा अगला जो टॉपिक है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं तो उनको, या फिर जैसे मेट्रो स्टेशन हो गए, आपके एयरपोर्ट्स हो गए, इन सबको सुरक्षा करने के लिए आर्मी पुलिस नहीं होती है, यहाँ पर CISF होती है ज़्यादातर, देखो आप। और अभी CISF का 53rd रेजिंग डे था, मतलब 53 साल हो गए भाई साहब CISF के। और ये जो है CAPF में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में कई सारे पार्ट हैं, उसमें से CISF जो है भी है। ठीक, CAPF का ACIO इनके एग्जाम होंगे, तो भाई साहब देखो सब आ तो रहा है, एक पढ़ो उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है अपना ये करंट अफेयर। ठीक, तो CISF भी इसका एक पार्ट है।
53rd रेजिंग डे था। और जो है ये क्योंकि आंतरिक सुरक्षा को मजबूती देता है तो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ही बोला कि हमें एक हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल को जो है अपनाना चाहिए। सीआईएसएफ को क्या है कि भाई साहब सीआईएसएफ में जो लोग हैं वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को प्रशिक्षण दें, उनको प्रमाणित करें, सर्टिफाई करें, ताकि जो है ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा दक्षतापूर्ण जो है तरीके से गार्डिंग हो सके वेरियस इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक, तो सिंपल सी बात है, सीआईएसएफ को उन्होंने कह दिया है, एक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी बना दी बनाने की बात करी है हाइब्रिड सिक्योरिटी मॉडल, कि वो खुद भी जो है वही चीज़ें और लोगों को सिखाएं और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाकर जो है बाकी जो एरिया इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें भी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिले। ठीक बात है, नो प्रॉब्लम। ठीक, और जो ये सीआईएसएफ जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत आता है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था 1969 में, और उसके बाद सीआईएसएफ को जो है सब्सिक्वेंटली मेड एन आर्म फोर्स। ठीक, आर्म फोर्स की तरह ऑफ इंडिया बनाया 1983 एक संसद के अधिनियम के द्वारा। इसका मैंडेट ये है कि ये कवर करे, ये अभी कवर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है 300 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, उद्योग की जो है इकाइयों को, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक, जो कि ऑल ओवर इंडिया है, ठीक, गवर्नमेंट बिल्डिंग और दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट सिक्योरिटी, इन सबको करता है, ये सेफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को विद इन द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक, कि भाई साहब परामर्श करो कैसे क्या सुरक्षा करनी चाहिए, सारी चीज़ें बताएगा वहाँ पर। और द स्कोप ऑफ कंसल्टिंग प्रैक्टिस इंक्लूड सिक्योरिटी कंसल्टिंग एंड फायर प्रोटेक्शन सिक्योरिटी कंसल्टिंग ऑल्सो, मतलब फायर से जो है जो सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा के परामर्श में इनका काफ़ी जो है मतलब महारत है इनकी। ये मेजर रोल प्ले करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में। और सीआईएसएफ हैज़ ए फायर विंग, इनका एक फायर विंग भी है जिसमें कि जो है फायर एक्सीडेंट से संबंधित इंडस्ट्री में अगर होता है तो सीआईएसएफ की इसमें महारत है, ये गार्ड करते हैं। ठीक, तो ये मतलब इनको फ्लावर ना समझना, ये लोग फायर हैं। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये देखिए हम लोग के पेड ग्रुप चालू है, मैंने आप लोग को बताया है कि 8 मार्च को चूंकि वर्ल्ड वीमेन डे है तो 15% वीमेन जो भी हमारी महिलाएं ज्वाइन करेंगी उनको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, सिर्फ आज के लिए है ये। ठीक, और 10% जो है जो भी हमारे भाई बंधु हैं वो ज्वाइन करेंगे तो उनको 10% सभी पे डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, अगर आपने ये कंप्लीट वाला ज्वाइन कर लिया तब तो जो है फिर और को आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें बताई जाएंगी, दिया जाए कंटेंट, वो ही करता रहना है। सब टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, डाउट डिस्कशन एवरीथिंग, स्टडी प्लान। ठीक, इसके अलावा आपको सिर्फ करंट अफेयर चाहिए, करंट अफेयर के मंथली टेस्ट चाहिए तो उसके लिए अलग है। ओनली टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपका सेक्शनल, इसमें करीबन जो है आपके 25 टेस्ट कम से कम होंगे। ठीक, ओनली टेस्ट सीरीज में। और इसमें जो है इंटीग्रेट, देखिए नंबर्स पे मैं ज़्यादा वो नहीं जाता हूँ क्योंकि क्वालिटी होना जरूरी है, हर टेस्ट को कम से कम 5 घंटा आपको देना चाहिए। ठीक, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर बेस्ड जीएस बैकग्राउंड प्रिपरेशन, ये यूपीएससी के लिए भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी पैटर्न है जो मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से करंट अफेयर बेस्ड जो है जनरल स्टडीज़ के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये काफ़ी नया है, अभी तक कोई नहीं कर रहा है। काउंसलिंग और गाइडेंस, ठीक है ना, कॉलिंग सपोर्ट भी रहेगा, लोगों से बात करना, उनकी पहले तो जब जुड़े तो उनसे डायग्नोज करो कि भाई साहब कहाँ पे, किस लेवल पे, किस क्षमता पे है, क्या चीज़ें हैं। खुल के स्टूडेंट जो है एक तरीके से मतलब ये उसकी वो भी है कि वो खुल जाए बच्चा कि सर किसे जो है क्या क्या हम, मतलब कई बार क्या होता है कई लोग जो है संकोच में रहते हैं कि हम पता नहीं ये एक डाउट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर हम तो कमज़ोर हैं या दूसरा हमसे तेज है। तो इन सब के लिए भी ये पहली जो चीज़, ये अभी तक कोई नहीं कर रहा, अब देखना चालू कर देंगे लोग, ये मैं जरूर करूँगा। 15-20 मिनट का ही टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये वैसे ही है जैसे एक बच्चे को मतलब काम डाउन करना, एक उसको जो है समझाना कि भाई साहब डरो नहीं, ठीक है ना, पढ़ो, जो बताया जा रहा है उसका कॉन्फिडेंस उसका बूस्टअप करना, वो सारी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्टेड है ये चीज़, क्योंकि बच्चों में भी जागरूकता नहीं है इसलिए। ठीक, क्योंकि ये भी एक चीज़ होनी चाहिए, लेकिन चूँकि हम लोग, मैंने खुद जो है ये चीज़ें देखी हैं, मैं खुद भी इसी वर्क कर रहा हूँ कि व्हाट स्टूडेंट वांट। ठीक, तो उसकी क्या ज़रूरत है, किस समय पे कहाँ पर क्या हो सकती है, इस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये एक ऐसा एरिया है जो इस पर काम नहीं किया जा रहा है सब जगह। बस ये है कि एडमिशन ले लो, उसके बाद वो चाहे पढ़े ना पढ़े, उसका क्या हो ना हो, उस मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ों को ही गलत करना है। ठीक है, तो काफ़ी डिसरप्टिव टाइप के मैंने जो मार्केट डिसरप्टिव ये पेड ग्रुप मॉड्यूल्स बनाए हैं। लेट्स सी, आप लोग साथ आएंगे तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन इंश्योर किया जाएगा। यहाँ पर
यहाँ पे करंट अफेयर पीडीएफ और एसएस के सिर्फ पीडीएफ अगर लेंगे आप, डाउट डिस्कशन नहीं होगा, तो उसका अलग है, यूपी पीसीएस के लिए है ये, ठीक। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए अलग से ग्रुप है। तो चलिए मैंने आप लोगों को सारे पेड कोर्सेज और उसके बारे में समझा दिया है। डिस्काउंट 15% वीमेन के लिए, 10% जो है मैन के लिए, सिर्फ 8 मार्च को है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और जो है ज्वाइन करिए। और 10 मार्च से हमारा पेड ग्रुप चालू हो रहा है यूपीपीएससी का कंप्लीट वाला, बाकी भी उसी के हिसाब से चलेंगे, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।